इंडियन एस्ट्रोलॉजर, आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको राहु ग्रह के बारे में बताना चाहते हैं कि जातक की कुंडली में 12वें भाव में राहु के क्या क्या फल होते हैं, राहु किस किस तरह से परिणाम देगा, इस बारे में आज हम आपको बताना चाहते हैं। हर जातक अपनी कुंडली में राहु की स्थिति को लेकर के चिंतित होता है। राहु की जब महादशा आती है या राहु की कोई अंतर्दशा आती है तो उसके परिणामों को लेकर के हर जातक चिंतित हो जाता है कि हमारा क्या परिणाम होगा, क्या स्थिति बनेगी। आज हम उन्हीं सब पे चर्चा करेंगे और 12वें भाव में राहु की स्थिति के बारे में, उसके परिणामों के बारे में और राहु के दुष्प्रभावों से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस बारे में भी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आइए हम पहले शुरू करते हैं जातक की लग्न से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि लग्न जातक का वह स्थान है, वह वातायन है जिससे झांक करके जातक इस संसार में प्रवेश करता है। इसलिए हम लग्न से ही चर्चा प्रारंभ करते हैं। लग्न में राहु की स्थिति से चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। आइए पहले हम राहु के उस पौराणिक मंत्र को एक बार पढ़ लें और उसको प्रणाम कर लें, क्योंकि समस्त ग्रह ब्रह्म स्वरूप हैं। अतः राहु सिंह का गर्भ संभूतम तंग राहुम प्रणमाम्यहम्, अर्थात सिंहिका के गर्भ से उत्पन्न होने के बाद भी राहु प्रणम्य हो गए। इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि जब पूरे विश्व, पूरे संसार में, पूरे इस ब्रह्मांड में यह स्थिति हुई, अमृत मंथन हुआ, अमृत प्राप्त हुआ, तो उस समय जब देव और दानवों में इस बात का संघर्ष हुआ तो राहु ने अमृत चख लिया, जिससे आज राहु प्रणम्य हो गए। आज राहु को हम सब प्रणाम करते हैं और वो हमारे ग्रहों में सम्मिलित हो गए। परंतु उनमें क्या है कि उनमें प्रारंभ में तो दैत्य प्रवृत्ति है, लेकिन मूल रूप में होने के साथ साथ वो दैवत्व को प्राप्त किए हैं, इसलिए वो देवता के भी गुण रखते हैं। अब राहु के बारे में यह स्थिति कितनी भ्रामक हो रही है कि एक तो सिंह का गर्भ संभूतम तंग राहु प्रणमाम्यहम्। आइए अब हम पहले आपको बताएंगे कि राहु चूंकि एक छाया ग्रह है, राहु के बारे में इमेजिनरी प्लैनेट कहा गया है, तो राहु पर चर्चा करने से पहले हम राहु की प्रकृति पर चर्चा कर लेते हैं। राहु एक दैत्य और देवता के सम्मिलित स्वरूप हैं और राहु को हम अपनी प्रकृति के अनुसार, उनके प्रकृति से बदल भी सकते हैं। अपने पूजा से, अपने सामर्थ्य से, अपने कर्मकांड से हम परिवर्तन ला सकते हैं। आइए हम पहले तो आए लग्न पर चर्चा करें कि राहु जब लग्न में हैं तो क्या परिणाम देंगे। आइए हम कालपुरुष की कुंडली में देखें तो कालपुरुष में हमेशा लग्न में मेष लग्न होती है। अब जब काल पुरुष की कुंडली में मेष लग्न होती है तो मंगल प्रधान हो गई। अब मंगल प्रधान लग्न में जब राहु आएंगे और प्रारंभ में ही बाल्यावस्था में ही राहु रहेंगे, तो जब प्रारंभ में लग्न में राहु होंगे तो वो कैसा फल देंगे। मंगल और राहु मंगल के घर में जाके बाल्यावस्था बड़ी कठिन बीतती है। ऐसे जातकों का बालपन प्रभावित तो हो जाता है, वो बालपन जान ही नहीं पाते। उनका पूरा जीवन, बालपन, बचपना एकदम छूट जाता है, क्योंकि उसमें रोगों का भरमार हो जाती है, रोगों की अव्यवस्था हो जाती है, रोग आ जाते हैं, स्वास्थ्य खराब होता है, परिवार से सुख नहीं मिलता है, बचपन से ही उनको तमाम ताने सुनने पड़ते हैं। इसलिए लग्न का राहु बहुत ही अच्छा नहीं होता। अब लग्न के राहु में मंगल की प्रकृति आ गई कालपुरुष की कुंडली से, इसलिए राहु अच्छा नहीं माना जाता है। परंतु राहु किस राशि में है, अब यहां यह देखना है कि लग्न में राहु किस राशि में है, उस पर किन किन ग्रहों की दृष्टि है। अगर राहु बृहस्पति से दृष्ट है, अगर राहु मिथुन लग्न का है, अगर राहु मिथुन राशि में गया हुआ, कन्या राशि में गया हुआ राहु लग्न में है तो ठीक परिणाम देगा। अन्यथा इस लग्न में आके राहु बहुत ही खराब परिणाम देता है और जातक का बचपना छीन लेता है। ऐसी दशा में
जातक को या जातक के माता पिता को उसकी यदि महादशा भी चल रही हो या विंशोत्तरी में अंतरदशा चल रही हो तो जातक के माता पिता को देवी की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि राहु देवी की आराधना से प्रसन्न होते हैं। इसमें गायत्री का जप किया जा सकता है और सरस्वती के मंत्रों का जप किया जा सकता है, दुर्गा के मंत्रों का जप किया जा सकता है, काली के मंत्रों का जप किया जा सकता है। देवी के आराधना से राहु प्रसन्न होते हैं। और ऐसा जातक कर्मठ भी होता है, विद्वान होते हुए भी लग्न का राहु विद्वता भी देता है, और ऐसा गुप्त ज्ञान होगा उसके अंदर जो बहुत ही अतीन्द्रिय शक्ति उत्पन्न कर देगा। वो अपने अंदर अतीन्द्रिय क्षमता वाला व्यक्ति होगा, परंतु उसे प्रकट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि राहु उसकी बुद्धि को भ्रम में डाले रखेगा और अपनी दशा में या बचपने में भी वो प्रतियोगिता और शिक्षा में जानते हुए भी उस परिणाम को प्राप्त नहीं करने देगा। इसलिए राहु की स्थिति को ठीक करने के लिए दुर्गा जी की आराधना, गायत्री की आराधना, सरस्वती की आराधना करें। आइए अब हम द्वितीय भाव में राहु की स्थिति देखते हैं। यदि राहु द्वितीय भाव में हो तो काल पुरुष की कुंडली से द्वितीय भाव क्या है? दूसरा भाव वृषभ राशि है काल पुरुष की कुंडली में, अर्थात शुक्र का स्थान है। अब राहु शुक्र के स्थान पर बैठकर बहुत बढ़िया परिणाम देगा। जो लोग राहु के द्वितीयस्थ को बहुत अच्छा नहीं मानते, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि द्वितीय राहु बहुत ही शुभ परिणाम देता है। द्वितीय बैठकर राहु जातक की कुंडली में बहुत बढ़िया परिणाम करेगा, क्योंकि शुक्र के घर में होगा। बचपना उसका भोग विलास में बीतेगा, पूरी तरह से उसको सुख मिलेगा, किसी भी प्रकार उसे परेशानी बचपन में नहीं आएगी और उसके जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। और बड़े होने पर भी जातक अपने कम श्रम से अधिक नाम, अधिक धन अर्जित करेगा। द्वितीयस्थ राहु अनर्गल धन भी देने वाला होता है। प्रायः ऐसे बहुत ही बाहुबलियों के और बड़े ही पॉलिटिशियंस के और जो बड़े बड़े अमीर रईस होते हैं उनकी कुंडलियों में द्वितीय स्थान का राहु शुभ स्थान की राशि में देखा गया है। जैसे यदि राहु वृष राशि का हो तो पाराशरी से उच्च का राहु मानते। यदि भृगु में के भाव से देखें तो मिथुन को उच्च का मानते हैं, लेकिन पाराशरी वृष को उच्च का मानते। इस प्रकार से द्वितीयस्थ काल पुरुष की कुंडली में राहु बहुत अच्छे परिणाम देगा। जातक को अनर्गल धन प्राप्त कराएगा, जातक को की शिक्षा में भी अगर वो कम मेहनत करता है तो अच्छे परिणाम दिलाएगा। इसलिए द्वितीयस्थ राहु, बस द्वितीयस्थ राहु कभी कभी दाहिनी आंख में समस्या कर सकता है, दाहिने कान में समस्या कर सकता है। ऐसे जातक को नाक, कान और कांख का रोग हो सकता है, ईएनटी की प्रॉब्लम लगी रह सकती है, ओटाइटिस मीडिया आदि रोग उससे परेशान कर सकते हैं। इसके निदान के लिए आवश्यक है कि राहु का दान करा दिया जाए, राहु के ग्रहों का दान कराया जाए। राहु के ग्रह से संबंधित कुछ दान हैं वो करा दिए जाएं, जिसमें मुख्य रूप से ताम्रपात्र, कंबल, इनको छू करके किसी गरीब को दिया जाए। आइए अब हम तीसरे स्थान पर चर्चा करते हैं। तृतीय स्थान का राहु, तीसरा राहु अर्थात कालपुरुष की कुंडली में तीसरा स्थान राहु के लिए बहुत उत्तम होता है। यह पराक्रमी बनाता है। राहु तीसरे स्थान पर बैठ करके बहुत ही पराक्रम दे देता है। इतना पराक्रमी हो जाता है राहु कि उसकी वजह से जातक अपराध प्रवृत्ति की तरफ मुड़ जाता है। तीसरे स्थान का राहु जातक को अपराधी भी बना सकता है और बाहुबली बना सकता है, क्योंकि उसकी जो सामाजिक अवस्था है वो बहुत तीव्र हो जाती है, उसका जो दायरा है वो बढ़ जाता है और पराक्रम की वजह से लोग उसको जानने लगते हैं। इसलिए तीसरे स्थान का राहु अच्छा भी है और खराब भी है। यदि यह राहु भृगु के हिसाब से अगर मिथुन राशि का है
तो उच्च का स्थान देगा और बहुत अच्छा परिणाम देगा। परंतु यदि ये पापक राशि में और पापक ग्रहों से दृष्ट है तो यह राहु तीसरे स्थान का अच्छा परिणाम नहीं देता है। इसमें आने पर जातक तो धनी होगा, जातक तो पराक्रमी होगा और अपने पराक्रम से बहुत समाज में नाम और धन अर्जित करेगा, परंतु उसका अंतिम परिणाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन यदि वो शुभ राशि में शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो उसके अंतिम भी परिणाम अच्छे होंगे। इस प्रकार तीसरे स्थान के राहु यदि पापक स्थान पे पापक ग्रहों से दृष्ट हो तो इनके उपाय के लिए जातक को हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, जातक को सुंदरकांड, हनुमान चालीसा आदि का पाठ करना चाहिए। आइए अब हम चतुर्थ स्थान पे राहु की स्थिति देखते हैं। चतुर्थ स्थान कालपुरुष की कुंडली में चंद्रमा का स्थान है। अब कालपुरुष की कुंडली अगर हम देखें तो चतुर्थ स्थान चंद्रमा का स्थान है। चंद्रमा के घर में राहु जब जाएगा तो आप स्वयं सोच लो कि वो क्या परिणाम देगा। चंद्रमा क्या है? राहु तो चंद्रमा को ग्रसता है, चंद्र ग्रहण होता है। तो ऐसी अवस्था में राहु चौथे स्थान पे जाके माता पिता से दूरी बना देगा। माता पिता की स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है। चौथे स्थान पे यदि राहु पापक राशि में पापक ग्रहों से दर्शित हो तो निश्चित रूप से ऐसे जातक के माता पिता जन्म देते ही बालक के, जातक के अति कष्ट उठाते हैं और जातक माता से बहुत ही माता को कष्ट देता है और जातक माता से दूर भी हो जाता है। ऐसी अवस्था में जातक अपनी संपत्ति आदि से और माँ से, पिता से बैर भाव रखने लगता है। परंतु यदि चतुर्थ भाव में अच्छी राशि हो और राहु के मित्र की राशि हो, जैसे शनि की राशि हो, कुंभ राशि हो, मकर राशि हो, खास तौर से कुंभ राशि में राहु यदि चतुर्थ भाव में है तो बड़े अच्छे परिणाम देगा। यह आश्चर्यजनक बात है। चतुर्थ का राहु कुंभ राशि का होकर के अत्यधिक संपत्तिवान बनाता है, अनर्गल धन दिलाता है और बहुत सी संपत्तियां उस जातक के पास होती हैं। एक नहीं, कम से कम 7-7, 8-8 प्लाट होते हैं, 7-7, 8-8 मकान होते हैं। ऐसा जातक बहुत बड़ा धनाढ्य होता है, बहुत संपत्ति वाला होता है। आइए अब हम पंचम भाव में राहु की स्थिति देखते हैं। पंचम भाव में जब राहु आता है तो कालपुरुष की कुंडली में पंचम स्थान सूर्य का स्थान है और पंचम भाव जब सूर्य के स्थान पर राहु आता है तो आप स्वयं सोचो कि सूर्य ग्रहण होता है, जिस प्रकार चंद्र ग्रहण के बारे में हमने आपको बताया। तो राहु पंचम स्थान में बिल्कुल भी अच्छे परिणाम नहीं देता। ऐसा जातक पंचम स्थान उदर का भी विकार देता, उदर भी स्थान देता, उदर का स्थान है। अगर कालपुरुष की कुंडली में देखें तो पंचम भाव उदर विकार के लिए भी जाना जाता है। तो राहु का पंचम में होना, ऐसा जातक कभी समय पर भोजन नहीं करता, वो कभी भी समय पर भोजन नहीं करेगा। प्रायः उसका भोजन, नाश्ता सब विलंब से ही होगा। ऐसे जातकों का उदर विकार निश्चित है। पंचम भाव में यदि जातक के राहु पापक राशि में स्थित हो, पापक ग्रहों से दृष्ट हो और राहु की जो मित्र घर के ग्रहों की राशियां हैं वो ना हो, खास तौर से यदि मंगल की राशि हो, यदि सूर्य की राशि हो, तो निश्चित रूप से राहु व्यक्ति को पेट संबंधी अत्यधिक बीमारी से ग्रसित कर देता है और अपनी दशा अंतर्दशा में अच्छे परिणाम नहीं देता। ऐसे राहु को ठीक करने के लिए हमें शिव की उपासना करनी चाहिए, शंकर जी की उपासना करनी चाहिए। पंचम स्थान पे राहु यदि है हमारे तो हम भगवान भोलेनाथ की उपासना करके उसे ठीक कर सकते हैं। उस स्थान के राहु के लिए रुद्राभिषेक कराएं और कुशोदक से रुद्राभिषेक कराएं, निश्चित रूप से आपको आराम मिलेगा। आइए अब हम छठे स्थान पर राहु की स्थिति देखते हैं। छठा स्थान कालपुरुष की कुंडली में बुध का स्थान है और बुध राहु का मित्र है
नैसर्गिक मित्र। ऐसी दशा में राहु जब छठे में पहुंचता है, छठे में होता है, तो राहु बहुत अच्छे परिणाम देता है। त्रिखड़ाय भौमे राहु च शनि सर्वारिष्ट विनाश्यो, समस्त प्रकार के अरिष्टों का नाश कर देता है। इस स्थान पर राहु बैठ करके सारे अरिष्टों को नष्ट कर देगा। जित भी प्रकार के अनिष्ट होंगे वो नहीं हो पाएंगे। अर्थात राहु छठे भाव में बहुत ही अच्छा माना गया है। बड़े बड़े राजनेताओं में, बड़े बड़े पराक्रमी लोगों में, बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों में राहु छठे ही देखा गया। ऐसा उदाहरण एक श्रीमती इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री जो रह चुकी हैं इस भारत देश की, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कुंडली में छठे राहु था। और निश्चित रूप से आप सभी जानते हो कितनी पराक्रमी प्रधानमंत्री रही हैं। छठे राहु होना उनके लिए ठीक भी था, परंतु उनकी कुंडली कर्क लग्न की थी और कर्क लग्न से छठा भाव धनु राशि में आता है। ऐसी दशा में बृहस्पति के घर में जाकर के राहु भृगु के हिसाब से नीच का हो जाता है। और जब शनि की महादशा में राहु की अंतरदशा आई तो इसी में उनकी मृत्यु हुई। इसलिए राहु यदि छठे में अच्छा परिणाम देता है तो यदि उसकी मित्र राशि नहीं है, यदि उसकी अपनी राशि नहीं है, उसके समझने वाली राशि, उससे मित्र नैसर्गिक ग्रहों की राशि नहीं है, बृहस्पति के ग्रह की राशि धनु राशि में नीच का राहु हो गया, तो ऐसी दशा में वो अच्छा परिणाम नहीं देगा। परंतु प्रायः पराक्रम में, उन्नति में और आगे बढ़ने में, कम श्रम से अधिक लाभ देने में छठे का राहु बहुत ही उत्तम परिणाम देता है। बस उसकी दशा अंतरदशा में एक्सीडेंट, दुर्घटनाओं का भय रहता है। इससे बचने के लिए, उसकी शांति के लिए व्यक्ति को, जातक को बुध से संबंधित ग्रह की उपासना अर्थात भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए, भगवान राम की उपासना करनी चाहिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, राम आर्चा करवाना चाहिए, जिससे कि वह राहु अच्छे परिणाम दे। अब हम सातवें भाव पे चर्चा करते हैं। जातक के सातवें भाव, सातवां भाव कालपुरुष की कुंडली में राहु वहां पर जाकर अपने मित्र के घर में जाता है। कालपुरुष से वह शुक्र का स्थान हुआ। ऐसी दशा में राहु, शुक्र और शनि दोनों के घर में जाकर के जब राहु सप्तम स्थान पे, वहां शनि कालपुरुष की कुंडली में उच्च का हुआ, शुक्र वहां सुग्रही होता है। कालपुरुष की कुंडली से देखें तो सप्तम स्थान का राहु बहुत ही ठीक परिणाम देता है, परंतु शुक्र के घर में जाके, चूंकि राहु पापक ग्रह तो ही है और अति पापक ग्रह है और भ्रम भी उत्पन्न करता है, इसलिए सप्तम स्थान में जाके शुक्र की गति को बहुत बढ़ा देता है। ऐसा जातक भोगी, विलासी हो जाता है और अपनी पत्नी से उसके संबंध अच्छे नहीं रहते। निश्चित रूप से सातवें भाव का राहु तलाक जैसी स्थिति में जातक को खड़ा कर देता है। सातवें स्थान का राहु जातक को तलाक जैसी स्थिति में ला देता है, अपनी पत्नी से संबंध विच्छेद करा देता है। और ऐसे जातकों के एक से अधिक प्रेम विवाह होते हैं, एक से अधिक विवाहेतर संबंध होते हैं। इसलिए ऐसे राहु की शांति के लिए देवी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। ऐसे लिए दुर्गा जी का पाठ, सप्तशती का पाठ, नवचंडी का पाठ, सचंडी का पाठ करवाना चाहिए। इससे राहु की शांति सप्तम स्थान में होगी और उनके वैवाहिक जीवन में आ रहे मतभेद दूर हो सकते हैं। अब आइए जातक के अष्टम स्थान पे देखते हैं। अष्टम स्थान कालपुरुष की कुंडली से मंगल का स्थान कहा जाता है और इस स्थान पे जाके राहु अच्छा परिणाम नहीं देगा। इस स्थान पे चूंकि राहु और मंगल ये दोनों एक दूसरे के परम शत्रु हैं। मंगल और राहु अगर बैठ जाएं तो उस स्थान पे अंगारक योग कहा गया है। निश्चित रूप से इसे अंगारक योग की श्रेणी में रखा गया है। तो अष्टम स्थान पे जाके राहु जातक को अत्यंत बीमार करता है। बाल्यावस्था से ही जातक पेट के विकार से, बीमारी से ग्रस्त रहेगा। तमाम उसके ऑपरेशन होने की संभावना रहेगी
और वो तमाम परेशानियों से ग्रसित रहेगा, उसे न्यूरो संबंधी समस्या भी रहेगी। ऐसे जातक को अपने बाल्यावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत बीमारियों से जूझना पड़ता है। इसके उपाय के लिए महामृत्युंजय का जप और रुद्री का पाठ करवाना चाहिए। इसमें शिव उपासना ही जातक के लिए कारक होगी, क्योंकि अष्टम स्थान मृत्यु का स्थान है और उस स्थान पे राहु कालपुरुष की कुंडली में ऐसे स्थान पर जाता है जहां वह अच्छे परिणाम नहीं देता। हाँ, यदि यहां कुंडली में जातक के राहु शुक्र के घर में हो, अर्थात वृष राशि हो, मिथुन राशि हो या कन्या राशि हो, तो ऐसे स्थान पर राहु उतने खराब परिणाम शरीर संबंधी नहीं देगा। हाँ, जरूर देगा, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ेगा राहु, परंतु इस स्थान पे जाके राहु फिर पूर्व जन्म के पुण्यों को एकत्रित करते हुए, अगर कन्या राशि, मिथुन राशि, वृष राशि का राहु अष्टम स्थान पे है तो पूर्व जन्म के कर्म उसके बहुत अच्छे होते हैं और इस वजह से राहु उन्नति भी देता है। अष्टम का राहु जातक को बहुत आगे ले जाता है। यदि इस घर में अष्टम स्थान पे मिथुन राशि, कन्या राशि और वृष राशि का राहु, तब अन्यथा पापक स्थान पे बैठ के राहु अच्छे परिणाम नहीं देगा। आइए अब नवम स्थान पे हम जातक के राहु का विचार करते हैं। काल पुरुष की कुंडली में नवम स्थान धनु राशि का स्थान है और काल पुरुष की कुंडली में नवम स्थान बृहस्पति का स्थान कहा गया है। यहां जाकर के राहु स्वभावतः धार्मिक हो जाता है। यहां जाके राहु स्वभावतः बदल जाता है, अपने स्वभाव को छोड़ देता है, जो उसका क्रूर स्वभाव है उसे त्याग देता है और यहां जाकर के राहु अपने स्वभाव के अनुसार यहां जिस राशि में होता है, यदि इस घर में नवम भाव में उसकी अपनी यानी अर्थात शुक्र मित्र के घर की राशि हो, राहु की तो अपनी राशि होती नहीं, लेकिन उसके मित्र के ग्रहों की राशि हो, जैसे वृष राशि हो, मिथुन राशि हो, कन्या राशि हो, तो निश्चित रूप से जातक या शुक्र के साथ जातक युति कर रहा हो तो जातक धार्मिक यात्राएं करता है। जातक को बहुत ही धर्म से लगाव होता है, परंतु अंदर की प्रकृति जो उसकी होती है वो नहीं छोड़ती। यानी राहु धर्म तो देगा, धार्मिक यात्राएं तो देगा, धर्म के आयोजन करवाएगा, परंतु वह जातक पूर्ण रूप से धार्मिक आध्यात्मिक नहीं हो पाएगा। उसके अंदर कुछ ना कुछ भोग विलास के प्रति आसक्ति बनी रहेगी। अब आइए हम जातक के दसम स्थान को देखते हैं। जातक के यदि दसम स्थान को लें तो काल पुरुष की कुंडली में यह शनि का स्थान कहा गया है। अब यहाँ पर मंगल भी उच्च का होता है। काल पुरुष की कुंडली लें हम तो यहाँ जब हम देखेंगे दसम स्थान पे बैठ के राहु बहुत अच्छे परिणाम देता है। दसम स्थान का राहु यदि हो और यदि वह शनि की राशि में हो, यदि वह बुध की राशि में हो, यदि वह ऐसे राशियों में हो, शुक्र की राशि में हो, अपने मित्र के ग्रह की राशि में हो, तो निश्चित रूप से ऐसे जातकों को आईएएस, आईपीएस और आईएफएस उच्च स्तर के पदों पर बैठा देखा गया है। और ऐसे जातक उच्च पदों के साथ साथ यदि राजनेता भी होते हैं तो मंत्री अवश्य बनते हैं। इसलिए इस स्थान पे राहु कर्म के अनुसार अत्यधिक पराक्रम और कर्मठता देता है। इस स्थान के राहु के जातक बहुत अधिक कर्मठ होते हैं, उनके अंदर काम करने की क्षमता बहुत अधिक होती है और वो समाज में अपने कर्म से लोकप्रिय हो जाते हैं। अब अगर इन स्थान पे राहु मंगल के घर में है तो जातक को कुछ पराक्रम तो देगा, अत्यधिक पराक्रम तो देगा, परंतु उस पराक्रम से उसे अपराध प्रवृत्ति में भी ला सकता है। इसलिए ऐसे जातकों को काली की उपासना करनी चाहिए,
जब राहु की दशा अंतर्दशा चले। आइए अब हम जातक के 11वें भाव में आते हैं। यदि जातक के 11वें भाव में राहु है तो यहाँ भी राहु काल पुरुष की कुंडली में अपने मित्र के घर में, अर्थात यह स्थान शनि का है, ऐसे स्थान पर जाकर के राहु पराक्रम, लाभ अत्यधिक देगा, बहुत अधिक लाभ देगा। लाभ में धन का अत्यधिक संचय करेगा ऐसा जातक, उसको धन की प्राप्ति सदैव होती रहेगी, कभी भी उसे कमी नहीं हो सकती। ऐसे स्थान पे जाके राहु जातक को अनर्गल धन प्राप्त कराएगा, उसे लाभ के अलग अलग अवसर प्राप्त होंगे। उसका एक बिजनेस नहीं होगा, उसके कई बिजनेस होंगे। इस प्रकार की कुंडलियों में जैसे बहुत बड़े बड़े धनपति धनाढ्य लोग होते हैं कि उनकी कई कंपनियां होती हैं, विभिन्न प्रकार के व्यवसाय होते हैं, ऐसे राहु की स्थिति में ऐसे ही व्यवसाय का योग देखा गया है। और इस स्थान पे यदि राहु अपने मित्र ग्रह की राशि में, जैसे वृष में, मिथुन में, कन्या में, कुंभ में हो, तो निश्चित रूप से जातक को धन के लिए बहुत अच्छे परिणाम धन आदि के प्राप्त होते रहेंगे। और यदि यह मंगल के घर में है, यदि यह सिंह राशि है, सूर्य यहाँ राशि है, सूर्य की राशि सिंह राशि है, तो जातक को धन तो प्राप्त होगा परंतु बड़ी कठिनता आएगी और अपनी दशा अंतर्दशा में उस धन का हानि भी होगी। तो ऐसे उपाय, ऐसी दशा से उपाय के लिए जातक को चाहिए कि जातक शिव की उपासना करे, भगवान शंकर के स्तोत्र का पाठ करे और रुद्री कराए, रुद्राभिषेक कराए और इसमें दूध से रुद्राभिषेक कराए, शहद से रुद्राभिषेक कराए, इससे उसे धनादि राज्य आदि की प्राप्ति होगी। आइए अब हम जातक के द्वादश स्थान पर आते हैं। यदि जातक के द्वादश स्थान पर 12वें स्थान पर, यह कालपुरुष की कुंडली में 12वां भाव है, जो कि अगर कालपुरुष की कुंडली से देखें तो बृहस्पति का घर होता है। ऐसे स्थान पर यदि राहु पहुंचता है तो केवल गलत ही गलत प्रभाव देने लगता है। इस स्थान पर पहुंचकर राहु जातक को अपनी प्रौढ़ावस्था में, अर्थात युवावस्था पार होते होते अत्यधिक बीमारी से घेर देता है। ऐसे जातक जातिका बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं और उन्हें दांत का विकार, मुख का विकार और रस रसायन का विकार, अंतःस्रावी ग्रंथियों का विकार, ये सारे विकार का सामना उनको करना पड़ता है। द्वादशस्थ राहु जातक को बहुत ही परेशान करता है। ऐसे स्थान पे होके राहु जातक के उदर विकार, हार्मोनल प्रॉब्लम, दांत की प्रॉब्लम, सिर की प्रॉब्लम, अर्थात समस्त पैरों में पंगुता, अर्थात पैरों में चेतना ही नहीं रहती, पैर चल ही नहीं पाते। ऐसे जातकों के कभी कभी पैरालाइज होने के अवसर होते हैं। ऐसे जातकों के प्रारंभ से ही समस्याएं रहती हैं परंतु युवावस्था तक वो समस्या दिखाई नहीं पड़ती। युवावस्था के बाद प्रौढ़ा की ओर बढ़ते ही, अर्थात 35 से 40 की उम्र होते ही जातक के शरीर में समस्याएं प्रारंभ हो जाती। और ये समस्त समस्याएं, पैरों में जोर न लगना, कमर से नीचे विकार, अर्थात वह स्थान ही पैर का है, ऐसे स्थान पे विकार होना और दांत में आए दिन समस्या होना, अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो रस रसायन है उसका बिगड़ जाना, हार्मोनल प्रॉब्लम, थायराइड, ब्लड प्रेशर, इस तरह की बहुत भीषण समस्याएं देता है। न्यूरो प्रॉब्लम, अर्थात द्वादशस्थ राहु बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। लेकिन यदि कहीं ये वृष राशि, मिथुन राशि या कन्या राशि में हो, अपने मित्र की राशि में हो, तो इतने अशुभ परिणाम नहीं देगा। परंतु फिर भी यहाँ का राहु अच्छा नहीं होगा, अपनी दशा अंतर्दशा में अच्छे परिणाम नहीं देता। परंतु मित्र की राशि में होकर के यदि ये मिथुन में, कन्या में, कुंभ में, इस तरह की राशि में स्थित है द्वादश भाव में, तो जातक को भोग विलास के अवसर अवश्य प्रदान करेगा और सुख देगा
और सैया सुख भी उपलब्ध कराएगा, सैया सुख के साधन देगा, भोग विलास कराएगा, ये सारे अवस्थाएं देगा। परंतु यदि कहीं यदि अपने मित्र आदि के घर में नहीं है तो ये बहुत ही अच्छे परिणाम नहीं देगा, ये बहुत खराब परिणाम देता है। इस प्रकार इस स्थान के राहु की रक्षा से, राहु से रक्षा के लिए, इस स्थान पे राहु से शांति के लिए आवश्यक है कि आप विष्णु भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम का पीपल के वृक्ष के नीचे 108 पाठ हर बृहस्पतिवार को करें। और बुध और बृहस्पति को, खास तौर से बृहस्पतिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे 108 विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके पाठ करने से निश्चित रूप से द्वादशस्थ राहु के जो अशुभ परिणाम हैं वो आप पर नहीं घटित होंगे। आशा है कि मैंने जातक के 12वें भाव में राहु की स्थिति, राहु से होने वाले दुष्परिणाम बता दिए हैं। यदि आप लोगों को अभी भी राहु ग्रह से संबंधित कोई भी और कोई प्रश्न है या कोई आपकी जानने की उत्कंठा है तो आप हमारे चैनल पर अपने प्रश्न डाल सकते हैं, हम उसका उपाय आपको अवश्य बताएंगे। धन्यवाद।